सोमवार 29 जनवरी को एक बहुत ही बुरी खबर सामने आती है। खबर थी राजस्थान के कोटा में एक लड़की का आत्महत्या कर लेना। ये खबर मीडिया में ज़्यादा नहीं आई क्योंकि उस वक्त मीडिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी था बिहार की खबर को चलाना। Chief Minister Nitish Kumar has resigned just a little while ago. बिहार में नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने महागठबंधन का साथ छोड़कर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। नीतीश कुमार has resigned as the Chief Minister of Bihar. आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, जैसा आपको मालूम होगा कि 28 जनवरी को पाटलिपुत्र की इस धरती पर हमारे पलटी पुत्र ने एक बार फिर से पलटी मारकर मोदी की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि पलटी पुत्र की यह उपाधि सिर्फ नीतीश कुमार को देना कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी, क्योंकि अब इस लिस्ट में दो लोग और जुड़ गए हैं। पहले नंबर पर हमारे अमित शाह, क्योंकि उन्होंने भी 2 महीने पहले ही बिहार में नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे ब्रांड न्यू डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, जिन्होंने ये कसम खाया था कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं हटा देते हैं, वो अपने मुरेठा यानी सर पर पगड़ी को कभी नहीं हटाएंगे। ये पगड़ी नहीं है, साफा नहीं है, ये मुरेठा है जी। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, बस एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाना। खैर, ये राजनीति है और राजनीति में किसी के भी बयान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हर इंसान भूखा है सत्ता का। खैर, आज हम राजनीति के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार के इस राजनीति में अल्टी पल्टी की खबर अब आम सी हो गई है। हाँ, मीडिया से यह दरख्वास्त जरूर रहेगी कि बिहार में अल्टी पल्टी के अलावा और भी कई खबर हैं जिन्हें दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे बिहार में हर साल बाढ़ आना और बाढ़ में हजारों लोगों का मर जाना, बिहार की बेरोजगारी पर बात करना, बिहार के पलायन के मुद्दे को उठाना। अगर इन सब मुद्दों पर भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देंगे तो शायद सरकार के कान खुले और बिहार में भी रोजगार और विकास का काम होगा। चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जो शायद मीडिया के लिए तो ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन ये खबर बहुत जरूरी है आपके और हमारे लिए। 29 जनवरी को राजस्थान के कोटा में एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, उसे ऐसा लग रहा था कि वो जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगी। निहारिका के ये सुसाइड के बाद जनवरी महीने में सिर्फ कोटा में ये दूसरा मामला है। जेईई एग्जाम इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए ली जाती है और हर साल लगभग 12 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं और 12 लाख में से 30 से 40 हजार बच्चे ही ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। इसी एग्जाम के लिए कोटा की निहारिका सिंह भी तैयारी कर रही थी, लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले वो आत्महत्या कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जेईई एग्जाम पास नहीं कर पाएगी। निहारिका अपने पेरेंट्स के लिए एक सुसाइड नोट भी लिखती हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मम्मी पापा, मैं जेईई नहीं कर सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मैं लूजर हूँ, मैं सबसे खराब बेटी हूँ, मुझे माफ करना मम्मी पापा, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मात्र 18 साल की एक लड़की जिसने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे ना ही घर में, ना ही समाज में और ना ही उसके स्कूल कॉलेज या कोचिंग संस्थान में कोई भी ये समझाने वाला था कि जेईई या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा ही आखिरी विकल्प नहीं होती है। जिंदगी बहुत बड़ी है
और जिंदगी में हमेशा हमारे पास कई विकल्प होते हैं जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अफसोस, अगर इस मेडिकल इंजीनियरिंग के भेड़ चाल वाले इस समाज में उसे कोई बस इतनी सी बात बता देता तो मात्र 18 साल की निहारिका कभी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाती। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ फेल कौन हुआ, निहारिका, उसके माँ बाप, ये बेखबर सरकार या हमारा ये समाज जिसने इन प्रतियोगी परीक्षाओं को इतना महत्व दिया है कि निहारिका जैसे हजारों बच्चों को ये लगता है कि ये प्रतियोगिता परीक्षा ही उनका आखिरी विकल्प है। अब आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा जिसे ये पता चलेगा कि आज के समय के बच्चों के आत्महत्या कर लेने की ये खबर कितना बड़ा रूप ले चुकी है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। 2011 में जहां लगभग 7600 बच्चों ने सुसाइड किया था, वहीं 2021 में यानी 10 सालों में ये आंकड़े 70% से बढ़कर लगभग 13,000 बच्चों तक जा चुका है। हालांकि इनमें से कुछ मामले फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहे सुसाइड या लव अफेयर्स की वजह से भी हैं, लेकिन अगर पढ़ाई की वजह से हो रहे सुसाइड्स की बात करें तो फिर भी ये आंकड़ा लगभग 1600 है। यानी हर दिन लगभग 4 बच्चे इसलिए सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये एग्जाम्स ही आखिरी विकल्प लग रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ कोटा की बात करें, जिसे अब सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है, तो पिछले साल यानी 2023 को लगभग 30 सुसाइड हुए हैं सिर्फ कोटा में। हालांकि अगर देश भर में स्टूडेंट सुसाइड की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 13,000 था, जिसमें 2,000 एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से था, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में फेल हो जाने के बाद कोई दूसरा विकल्प तो बचता नहीं है। और जो बच्चे थोड़ा हिम्मत जुटाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये समाज, घर परिवार के ताने अंदर से अधमरा कर देते हैं। आप 2000 के इस आंकड़े का मतलब समझते हैं, यानी पिछले साल हर दिन लगभग 6 बच्चे हमारे देश में सुसाइड कर रहे थे। और ये आंकड़े कोई नए नहीं है, अक्सर ऐसी खबर आती रहती है, लेकिन ना ही एज अ सोसाइटी हम खुद में कोई बदलाव लाते हैं और ना ही ये बेपरवाह सरकार। और जब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा तब तक ऐसे ही ये खबर सुनने को मिलते रहेंगे, बल्कि साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम 3 इडियट्स या कोटा फैक्ट्री जैसे मूवीज या वेब सीरीज देखकर सिर्फ तालियां ना बजाएं, बल्कि उससे कुछ सीखे भी। हालांकि पिछले साल सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे जिससे स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहे, जैसे वीकली ऑफ देना, वीकली ऑफ के अगले दिन कोई टेस्ट या एग्जाम ना लेना, फेस्टिवल्स में स्टूडेंट्स को लीव देना जिससे वो अपने फैमिली से कनेक्टेड रहें। इस तरह के कई गाइडलाइंस तो सरकार ने जरूर जारी किए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोचिंग सेंटर्स ये गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं? क्या ये गाइडलाइंस काफी है? अब जरूरी है कि हर कोचिंग सेंटर में हफ्ते में कम से कम 2 दिन मोटिवेशनल क्लासेस हों, जहां बच्चे खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर या काउंसलर से डिस्कस कर सकें। कोई ऐसा हो उन्हें ये बताने वाला कि जिंदगी कितनी बड़ी है और इस एग्जाम के अलावा भी बहुत कुछ है जिंदगी में अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बन जाने के लिए। कई सारे एग्जाम्पल्स को एज अ केस स्टडीज भी बताने की जरूरत है कि फेलियर्स के बाद भी आज कितने सारे लोग हैं जो अपने जीवन में सफल हो चुके हैं। इसके अलावा हफ्ते में 1 क्लास ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें पढ़ाई के अलावा बच्चों के अदर साइड्स को भी एक्सप्लोर किया जा सके। जैसे अगर कोई पेंटिंग में अच्छा है तो उन्हें यह बताया जाए कि पेंटिंग करके वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकता है। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो कोई उन्हें यह समझाने वाला हो कि स्पोर्ट्स में हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और एनी अदर टैलेंट। ये टीचर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चों को प्लान बी बताने की, उन्हें ये रियलाइज करवाने की कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम। इसलिए एक प्लान बी हमेशा हमारे पास रेडी होना चाहिए। पेरेंट्स को भी जरूरत है ये समझने की कि लोन लेकर या जमीन बेचकर फीस भर देने से आपका बच्चा आईआईटी, कैट या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर नहीं कर लेगा। पेरेंट्स को मान कर चलना चाहिए कि ये गैम्बल है जहां फेलियर्स के चांसेस बहुत है और सक्सेस के बहुत ही कम। इसलिए पेरेंट्स को भी हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए और उन्हें बच्चों से खुलकर बोलना चाहिए कि तुम पढ़ाई मन लगाकर करो, लेकिन अगर एग्जाम ना भी निकले तो जिंदगी में आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कुछ अच्छा कर जाने की। और अंत में एज अ सोसाइटी हमें जरूरत है स्टूडेंट्स के जीवन में दखल अंदाजी बंद करने की,
क्योंकि जिस दिन समाज के ये 4 लोग का डर बच्चों में से खत्म हो जाएगा, उस दिन ये सुसाइड्स होना बंद हो जाएंगे या एटलीस्ट बहुत ही कम हो जाएंगे। बदलाव तो हमारे स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम ने आज स्कूल्स को एक ऐसा फैक्ट्री बना दिया है जहां बच्चों से सिर्फ ये उम्मीद किया जाता है कि वो फर्स्ट आ रहे हैं या नहीं। उस वक्त कोई ये नहीं समझता है कि अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो अगर कोई फर्स्ट आएगा तो ऑब्वियसली कोई लास्ट भी आएगा। सारे बच्चे एक ही नंबर ले आए, ये इम्पॉसिबल है। पेरेंट्स को भी स्कूल से सिर्फ पढ़ाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। स्कूल्स जितना इंपॉर्टेंस पढ़ाई को देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस उन्हें स्पोर्ट्स या आर्ट्स को भी देना चाहिए। आज के टाइम का तो पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम पर तो पूरे हफ्ते में सिर्फ एक स्पोर्ट्स और एक म्यूजिक क्लास रहते थे, और वो भी हमारे मैथ्स या हिस्ट्री टीचर्स ले लिया करते थे। स्कूल्स या सोसाइटी में जितनी तारीफ एक पढ़ने वाले बच्चे की होती है, उतनी ही तारीफ अच्छा खेलने वाले बच्चे की भी होनी चाहिए, या फिर उन सारे बच्चों की जो किसी भी आर्ट फॉर्म में अच्छे हैं। तब आएगी एक इक्वालिटी की फीलिंग और बच्चे लाइफ में कॉन्फिडेंट बनेंगे और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। बचपन से उनके पास एक प्लान भी रेडी रहेगा। मैं आपको ये रियल एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब क्लास 8 में था तो मेरे क्लास के टॉपर को ये नहीं मालूम था कि क्रिकेट के एक ओवर में कितने बॉल्स होते हैं, लेकिन मार्क्स उसके हर सब्जेक्ट में 95 प्लस ही रहते थे। कहीं ना कहीं हमारी ये व्यवस्था भी जिम्मेदार है कि हम ओलंपिक्स में स्ट्रगल करते हैं। जहां यूएस लगभग 3000 मेडल जीत कर ले जाता है, वहीं इंडिया सिर्फ 35 मेडल जीत पाता है। और जीतेगा भी कैसे? क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कहां सीखते हैं? स्कूल्स में। और स्कूल्स में तो पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर दिया जा रहा है, और स्कूल्स के बाद बच्चों को छोटी से ही एज में आज कोचिंग सेंटर भेज दिया जाता है, और अब तो क्लास 6 से ही कोडिंग क्लासेस देना शुरू कर दिया गया है। फिर बाकी कुछ सीखने का समय कहां बचा बच्चे के पास? बचपन से सिर्फ उसने पढ़ाई की, और आखिरी में जब उन्हें 12-15 साल की इस पढ़ाई का रिजल्ट नहीं मिलता है तो निराश होकर निहारिका जैसे ही कदम उठाएंगे बच्चे। क्योंकि जिन्होंने बचपन से सिर्फ पढ़ाई किया, उन्हें जिंदगी में किसी दूसरे विकल्प के बारे में बताया ही नहीं गया, और फिर फेल होने के बाद उनके पास आखिरी विकल्प यही बचता है, आत्महत्या करने की। पिछले साल सिर्फ कोटा में 30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, और इस साल जनवरी मंथ में ये दूसरा सुसाइड था। कई सारे कोचिंग सेंटर में पंखे में स्प्रिंग लगाए जा रहे हैं सुसाइड को रोकने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये करके हम सुसाइड को रोक पाएंगे? फैंस में स्प्रिंग लगाने के बजाय अगर कोचिंग सेंटर्स मोटिवेशनल क्लासेस शुरू कर दें तो सुसाइड जरूर कम हो जाएंगे। इन सब के अलावा और भी स्टेप्स हैं जिन्हें स्कूल्स को लेना जरूरी है। एक बच्चा अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा स्कूल्स में बिताता है, इसलिए स्कूल्स में टीचर्स को एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां बच्चे अपने टीचर से सारी बात शेयर कर सके, और ये बातें शेयर करते वक्त वो सेफ फील करें। उन्हें ऐसा ना लगे कि कोई उसे जज करेगा या उसका मजाक बनाएगा। स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का भी होना बहुत जरूरी है, जो बच्चों से बात करके उनके मेंटल हेल्थ को समझ पाएगा। टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स को इस बात की भी ट्रेनिंग देनी जरूरी है कि जब भी किसी बच्चे के दिमाग में सुसाइड करने का ख्याल आता है या बच्चा अगर डिप्रेशन में रहता है तो वो इसके कुछ संकेत देता है, जैसे क्लास में अलग बैठना, दूसरों बच्चों से लड़ाई करना, जल्दी गुस्सा हो जाना या पढ़ाई में कोई ड्रास्टिक चेंजेस आना। टीचर्स को इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा कोई संकेत दे रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है, तो टीचर को उस बच्चे से डायरेक्टली बात करनी चाहिए या फिर उसे तुरंत स्कूल के साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। स्कूल्स के अलावा ये पेरेंट्स को भी जरूरत है कि वो अपने बच्चे पर अच्छे से ध्यान दें। अगर किसी भी तरह के सुसाइड या डिप्रेशन का साइन उन्हें बच्चों में दिखता है तो ये जरूरी है कि वो बच्चों के टीचर से भी बात करके एक बार क्रॉस चेक करें कि क्या उन लोगों ने भी बच्चों में कोई बिहेवियरल चेंजेस नोटिस किया है। अगर हमें स्टूडेंट सुसाइड को रोकना है तो ये सारे स्टेप लेना बहुत जरूरी है। बाकी मीडिया को भी जरूरत है इस बात पर ध्यान देने की कि उन्हें पलटी पुत्र के बार बार पलटना दिखाना ज्यादा जरूरी है या निहारिका जैसे बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, या आपके पास अगर कोई भी आइडिया है जिससे स्टूडेंट्स के सुसाइड को रोका जा सकता है तो वो भी हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें